दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। मौसम आज तक में आज हम बात करेंगे उस चक्रवात की जिसकी पूरे देश में चर्चा की जा रही है। उसका एपिक सेंटर भले ही गुजरात हो, लेकिन इसकी टेंशन पूरे देश में है। राजस्थान में किस तरह का इसका असर रहने वाला है ये भी बताएंगे। ताउते तूफान के बाद चक्रवात के रूप में इसकी लगातार चर्चा की जा रही है। मेवाड़ी में राजस्थानी में समझे तो बिगड़ गए तो फिर किसी के सगे नहीं, क्या कहते हैं आप? रमेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय समय के ऊपर जो क्षेत्र विशेष से या राज्य से संबंधित या राष्ट्र से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके ऊपर अपना विशेष रूप से जो लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से विचार व्यक्त करते हैं और समस्याओं को जिस ढंग से आप रखते हैं उसके लिए मुझे आप पे गर्व है। और निश्चित रूप से आपका समय समय पर जो लोगों का आग्रह किया गया है, आगाह किया है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से इस पूरे मेवाड़ के अंदर बहुत सकारात्मक रहा, जिसकी वजह से आपका चैनल लगभग सभी लोग इसको देखते हैं। और ये जो समस्या आई है विशेष रूप से अरब सागर के अंदर सामान्यतः वर्ष भर में 2 से 3 चक्रवात आते हैं, लेकिन इस वर्ष ये अरब सागर में पहला चक्रवात है। और मैं कहूँ कि चक्रवात का यदि इतिहास पढ़े तो पूरे विश्व के अंदर, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे वो अंध महासागर हो, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी हो, इन पूरे क्षेत्रों के अंदर चक्रवात लगभग 5 से 7 दिन रहता है और फिर धीरे धीरे वो तट से टकराने के बाद में समाप्त होता है। लेकिन ये पहला चक्रवात है, ये जो अरब सागर बना है, वो 4 जून से लेकर आज 14 जून और कल तक 15 तारीख तक ये लगातार सक्रिय है। और पहला चक्रवात है जो इतने लंबे समय तक सक्रिय रहा, वो कहीं पे भी कमज़ोर नहीं पड़ा और दिनों दिन उसकी शक्ति बढ़ती गई। और यहाँ ये हालत है कि यद्यपि चक्रवात तो गुजरात के समीप है, लेकिन उसका असर कर्नाटक के तटवर्ती क्षेत्र, महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र और गुजरात का पूरा तटवर्ती क्षेत्र के ऊपर इसका असर देखा गया है। और आगे इसका जो अभी आँख है, इसकी आई जो है, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कच्छ वाले क्षेत्र के ऊपर जाकर समाप्त होगी, वहाँ टकराएगी, जिसकी वजह से कच्छ वाला पूरा क्षेत्र और पाकिस्तान में जो सिंधु वाला क्षेत्र है उसके ऊपर इसका विशेष प्रकोप रहेगा। और इसकी वजह से यद्यपि जब समुद्र के अंदर चक्रवात आता है तो उसके हम सुनते हैं मौसम विभाग के द्वारा कि हवाओं की गति है जो 100 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या 120-130, तो उसमें चक्रवात की खुद की गति मनुष्य की गति के बराबर है। यानी वो प्रति घंटा 5 किलोमीटर से लगाकर 7 किलोमीटर वो आगे बढ़ रहा है, जबकि हवा की गति उसमें लगभग 100 से लगाकर 130 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी स्थिति के अंदर चक्रवात के घूमने वाली वायु की गति और चक्रवात की गति, चक्रवात की आगे बढ़ने की गति बिल्कुल दोनों अलग है। और ऐसी स्थिति के अंदर अब मुझे ऐसा लगता है कि कल 15 जून को आसपास या तो शाम को या रात के अंदर ये गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र या पाकिस्तान के तटवर्ती क्षेत्र के ऊपर टकराने के बाद में कमज़ोर पड़ जाएगा। लेकिन टकराने के बाद में लगभग 3 दिन तक पूरे सिंधु घाटी वाले क्षेत्र में, पंजाब, राजस्थान का लगभग पूरा क्षेत्र और गुजरात और महाराष्ट्र के लगभग तटवर्ती क्षेत्र के साथ साथ भीतरी भागों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र के अंदर बारिश होगी। हाँ, मेवाड़ के अंदर क्योंकि ये अब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ गया है, ऐसी वजह से यद्यपि इसका असर होगा, लेकिन भीषण असर इस क्षेत्र के अंदर संभावना कम है। और लेकिन बाड़मेर वाला क्षेत्र है, जालोर वाला क्षेत्र है, जैसलमेर वाला क्षेत्र है, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका प्रकोप बना रहेगा। और विशेष रूप से जो गोडवाड़ क्षेत्र है, मालानी वाला क्षेत्र है और थार का डेजर्ट है, उसके अंदर इसका प्रकोप रहेगा। लेकिन उसका असर लगभग पूरे उत्तर पश्चिम भारत के अंदर, जिसमें पूरा राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा, पूरी दिल्ली है, मध्य प्रदेश के ऊपर इसका असर रहेगा, जिसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र के अंदर अगले 3 दिनों, इस टकराने के बाद में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, जिसकी वजह से बरसात होगी। और कहीं कहीं ये भी हो सकता है कि भारी बारिश हो, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जो बादल फटने की घटनाएं हो और बाढ़ की स्थिति हो। ये निश्चित रूप से ऐसा पहला मैं कह सकता हूँ चक्रवात है जो लंबे समय तक उसका जीवन बना रहा। लगभग ये 4 तारीख से लगाकर 14 तारीख, 15 तारीख तक ऐसी स्थिति के अंदर ये लगभग 12-13 दिन तक सक्रिय है। ऐसा पहला चक्रवात है जो लंबे समय तक सक्रिय रहकर अभी भी एक्टिव है। जी सर ने बहुत अहम बात बताई है। ताउते को इस चक्रवात ने बड़ा चैलेंज दिया है, बड़ी टक्कर दी है
और ये सबसे खतरनाक माना जा रहा है। सर से जानते हैं कि लंबे समय तक इसके सक्रिय रहने की क्या वजह है। तूफान तो कई बार आते हैं, चक्रवात कई बार आते हैं, लेकिन कुछ 2 दिन तक उसका असर रहता है, 14 या 15 दिन तक, 12 दिन तक, क्या सोचते हैं आप? इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि अरब सागर जो है वो खुला क्षेत्र है। ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा क्षेत्र है, अरब सागर का विशाल सागरीय क्षेत्र है। ऐसी स्थिति के उसको लगातार समुद्र के क्षेत्र से लगातार नमी मिलती रही है और उस नमी को समेटते हुए बादल बनते हुए धीरे धीरे ये दिनों दिन जो तेज़ होता गया और आज ये स्थिति है कि हम इसको सीवियर साइक्लोन की श्रेणी में रखते हैं, जिसकी वजह से जन धन दोनों की हानि हो सकती है। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र, गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र को पूरा का पूरा खाली करा दिया गया। और मैं बताऊँ जो कांडला बहुत बड़ा बंदरगाह है उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम भारत के अंदर और उत्तर भारत के अंदर जो सप्लाई करता है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। ये सबसे बड़ा कारण है क्योंकि वो विशाल अरब सागर का भी क्षेत्र विशाल है। ऐसी स्थिति उसको लगातार नमी मिल रही है और यही कारण है कि वो अभी तक सक्रिय है। सर किस तरह की जनहानि इससे होने की जो संभावना है वो बनी हुई है? एक्चुअली में तटवर्ती क्षेत्र के ऊपर विशेष रूप से मैं देखूंगा तो हमें मालूम चलेगा कि जो तटवर्ती क्षेत्र में विशेष रूप तट के समीप जितना भी अधिवास है, जितनी भी जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों के अंदर क्यों कच्चे मकान हैं, पक्के मकान नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर उसका विशेष रूप से जो कच्चे मकान है या जो समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र के अंदर उनके ऊपर विपरीत असर पड़ेगा, जिसकी वजह से मकान के गिरने से, कच्चे मकानों गिरने से, दीवारें ढहने से और विशेष रूप से हैवी रेनफॉल की वजह से इससे ह्यूमन कैजुअलिटी होने के चांसेस है। देखिए इस तूफान का किस तरह का असर है ये हम लगातार सर से समझ रहे हैं। सर ने बड़ी बातें बताई है। यदि इस दौरान किसी तरह का साइक्लोन का असर रहता है तो आप पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहें, कच्चे मकान हैं उसके नीचे भी इस तरह से नहीं रहना है। उसके अलावा पेड़ के अलावा जो इस तरह की सार्वजनिक जगह है उस पर आपको बचकर रहना है। बारिश का दौर किस तरह का रहने वाला है सर, बता दीजिए। बारिश का विशेष रूप से जो पश्चिमी राजस्थान है, विशेष रूप से जो जालोर वाला क्षेत्र है, बाड़मेर वाला क्षेत्र है, सिरोही वाला क्षेत्र है, जोधपुर क्षेत्र, बीकानेर, वहाँ निश्चित रूप से भारी बारिश होगी। और लेकिन अपने इस क्षेत्र में विशेष रूप से मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है या वागड़ वाला क्षेत्र है, हाड़ौती वाला क्षेत्र, यहाँ बारिश भी होगी लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारी बारिश होने की संभावना है। हाँ, 2 दिन बाद में स्थानीय के ऊपर जो तापमान बढ़ता है उसकी वजह से इसका असर लगभग 5 दिन तक इस पूरे राजस्थान के ऊपर मेरा मानना है रहना चाहिए। मतलब आपका ये कि इसके टकराने के बाद बारिश का दौर जारी रहेगा, ऐसा बता रहे हैं? हाँ। तो क्या भारी बारिश है? हाँ, इसके एक्चुअली में जो तटवर्ती क्षेत्र है उसके पास तो आसपास बारिश हो रही है, लेकिन जब समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र के ऊपर टकराता है तो ये कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन कमज़ोर पड़ने के बाद में ये पूरा का पूरा एक डीप डिप्रेशन में, अवदाब में बदल जाता है, जिसकी वजह से वो आसपास के क्षेत्रों के ऊपर उस डीप डिप्रेशन की वजह से बारिश होती है और भारी बारिश होती है। क्लाउड बस्टिंग भी हो सकती है, जिसकी वजह से बाढ़ है या दूसरी तरह की जो समस्याएं वो उत्पन्न हो सकती है। सर एपिक सेंटर जो है और यहाँ की तस्वीरें हम देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात का एरिया हो, आपने जो तस्वीरें देखी, बीते जो साइक्लोन की तस्वीरें देखी, क्या सोचते हैं? साइक्लोन एक्चुअली में क्या है कि हम लोग भूगोल के अंदर इसको पढ़ाते हैं जी। पहली बार मैंने बताया, मैंने कहा पहली बार एक ऐसा साइक्लोन बना है जो लगभग 12-13 दिन तक सक्रिय है, जबकि साइक्लोन लगभग 5-6 दिन के अंदर कमज़ोर पड़ के ख़त्म हो जाए। ये पहला साइक्लोन है जो मैंने जो इतिहास पढ़ा है चक्रवातों का, साइक्लोन का, वो पहला साइक्लोन ऐसा है जो लगातार लगभग 14 दिन तक वो सक्रिय है या 12 दिन तक सक्रिय है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको अरब सागर से खूब सारी नमी मिली है और यही कारण है कि पूरे भारत के अंदर तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह तापमान बढ़े हैं और मॉइस्चर आर्द्रता सभी जगह कम है। ऐसी स्थिति के अंदर जब इसका लैंडफॉल होगा, तटवर्ती क्षेत्र पर टकराएगा, तो निश्चित रूप से उसके तटवर्ती क्षेत्रों को समीप भारी बारिश होगी। देखिए दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आप देख रहे हैं। सर हमें ये बता रहे हैं कि बीते अगर 1 दशक पर हम बात करें और जितने भी साइक्लोन आए हैं तो उसमें ये सबसे बड़ा साइक्लोन माना जा रहा है। इस साइक्लोन के आने से अभी तक जो अफरा तफरी का माहौल है उसको समाप्त होने तक भी देखा जा सकेगा और रिसर्च में किस तरह का इनके रहने वाला है, भू विज्ञान में अभी तक जो स्टडी की गई है उसके लिए भी क्या रहने वाला है और आगे इस तरह के तूफान को या इस तरह के चक्रवात को लेकर के किस तरह से तैयार रहना होगा, प्रकृति के क्या चैलेंजेस बन रहे हैं हमारे सामने और हमें अब किस तरह से सावधान होना चाहिए और किस तरह से प्रकृति के साथ में जो छेड़छाड़ हो रही है उसको रोकना चाहिए, ये सब समझते हैं। सब अब आपकी जो विद्यार्थी हैं, आपकी जो रिसर्च टीम है और आपका जो क्षेत्र है उसको लेकर के इस तरह के साइक्लोन को लेकर आप क्या देखते हैं? मैं ऐसा मानता हूं कि समुद्रवर्ती क्षेत्र के अंदर साइक्लोन बनना आम
बात है। लेकिन साइक्लोन बनने के बाद में लगातार जीवित रहना, सक्रिय रहना और फिर उसका धीरे धीरे आगे बढ़ना, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि साइक्लोन मनुष्य की चाल चल रहा है। मनुष्य भी सामान्य यदि जवान आदमी है तो प्रति घंटा 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से आराम से चल सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए ऐसा पहला चक्रवात है जो मनुष्य की गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर जो हवाएं हैं वो हवाएं 100 किलोमीटर से लगाकर 130 किलोमीटर के आसपास की गति से घूम रही है। ऐसी स्थिति के अंदर निश्चित रूप से ये साइक्लोन हम कह सकते हैं कि सीवियर साइक्लोन। लेकिन कहीं न कहीं जो चैलेंजेस हैं वो कहीं न कहीं तो मनुष्य के द्वारा, कहीं न कहीं प्रकृति में जो छेड़छाड़ है उसको भी देखते हैं। हाँ, उसका सबसे बड़ा कारण तटवर्ती क्षेत्र के अंदर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट था या जो जंगल था, वो जंगल पूरा का पूरा काट दिया गया। ऐसी स्थिति के अंदर पहले यद्यपि साइक्लोन आते थे तो मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से पूरे तटवर्ती क्षेत्र के अंदर साइक्लोन जब टकराता था तो मैंग्रोव फॉरेस्ट से रुक जाता था, जिसकी वजह से उसकी सीवियरिटी, तीव्रता कम हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में क्योंकि तटवर्ती क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा निर्माण कार्य हुए और उस निर्माण कार्य के साथ साथ जो वन क्षेत्र कम हुआ, मैंग्रोव फॉरेस्ट कम हुआ, उसकी वजह से इसकी लगातार इन साइक्लोन की तीव्रता बढ़ रही है और वो तटवर्ती क्षेत्र के अंदर भी नहीं, भीतरी भागों के अंदर भी नुकसान कर रहा है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है अभी जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया, उसकी वजह से बर्मा और बांग्लादेश, इवन बर्मा बांग्लादेश नहीं, थाईलैंड में भी उसकी वजह से नुकसान हुआ है। जी, प्री मानसून के दौर में इस तरह के साइक्लोन से क्या देखते हैं, किसानों के लिए किस तरह की राहत की बात यहाँ आती है? प्री मानसून के समय इस प्रकार के मानसून आना, मैं ऐसा मानता हूँ कृषि के लिए यदि तटवर्ती क्षेत्र के लिए अभिशाप है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों के अंदर ये बारिश होती है तो निश्चित रूप से उसके भूजल बढ़ेगा और साथ के साथ किसान जो मानसून, मुख्य मानसून आएगा उससे पहले अपने खेतों को तैयार करेंगे और हो सकता है इस मानसून की वजह से, इस साइक्लोन की वजह से वो अपनी बुआई शुरू कर दे, जिसकी वजह से हो सकता है पूरे क्षेत्र के अंदर अच्छी पैदावार हो। देखिए, किसानों के लिए एक अच्छा संकेत है क्योंकि प्री मानसून का दौर अभी आ चुका है और ऐसे में पोस्ट मानसून जब आएगा तो उस दौरान बुआई शुरू हो जाती है। लेकिन अभी पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि किसान खेत खलियान तैयार करके बुआई कर सकेंगे, ऐसा सर बता रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में ही इस तरह की एक्टिविटी देखी जा सकेगी क्योंकि प्री मानसून के साथ ही बुआई का जो है कई बार दौर है वो भी शुरू हो जाता है। सर, अब ये चुनौतियाँ तो लगातार बढ़ रही है, साइक्लोन आ रहे हैं, आने वाले समय में किस तरह के साइक्लोन का दौर रहने वाला है? मैं बता दूं कि जो पिछले 2 दशक में साइक्लोन आए हैं, यद्यपि एक साइक्लोन उड़ीसा का सुपर साइक्लोन आया था जिसकी वजह से लगभग 60,000 लोगों की उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और बंगाल के अंदर डेथ हुई थी। वैसा साइक्लोन यद्यपि नहीं है, लेकिन जो विकास कार्य हुए हैं इसकी वजह से सीवियरिटी सभी जगह बढ़ी है, तीव्रता सभी जगह बढ़ी है और खतरा सभी जगह बढ़ा है। तो हमें उन क्षेत्रों के अंदर, विशेष रूप से तटवर्ती क्षेत्रों के समीप वाला कम से कम 200 मीटर क्षेत्र के अंदर किसी भी प्रकार का हमको जो निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए और हो सके वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट विकसित करें, जिसकी वजह से चक्रवात का असर कम होगा। मैं आपको बता दूं, जो सुनामी आई है उस सुनामी की वजह से भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों को ऊपर भारी नुकसान हुआ, लेकिन श्रीलंका के क्योंकि वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट थे, वहाँ मूंगे की चट्टानें थी, वहाँ सबसे कम हुआ, जबकि डायरेक्ट सबसे पहले हिट वो जो बंगाल खाड़ी में सुनामी आई उसका सबसे बुरा असर यद्यपि भारतीय तटवर्ती क्षेत्र, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके समीपवर्ती क्षेत्रों में, लेकिन सबसे ज़्यादा असर उस पर भी हुआ, लेकिन नुकसान सबसे कम श्रीलंका का पूर्वी तट के ऊपर हुआ। उसका कारण है वहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट थे और साथ के मूंगा की चट्टानें थे, जो तीव्रता से है उस तीव्रता को मूंगे की चट्टानें और मैंग्रोव फॉरेस्ट ने वो सहन करके उसकी तीव्रता को कम किया। देखिए दोस्तों, राष्ट्र न्यूज़ पर सर ने आज बहुत बड़ी बात की है। एक तो बीते 1 दशक की बात करें तो इस तरह का जो साइक्लोन रहे हैं इसमें ये सबसे बड़ा साइक्लोन है और सुपर साइक्लोन इसको माना जा रहा है। पिछले करीब 12 दिन से असर इसका देखा जा रहा है और प्रकृति में जितनी भी नमी थी उसको इस साइक्लोन ने सोख लिया है। इसके बाद में जिस तरह का जो तापमान रहा है इसके चलते ये सबसे बड़ा साइक्लोन माना जा रहा है, इसीलिए इसको सुपर साइक्लोन भी किया जा रहा है। और बिगड़ जो यानी कि जो वर्ड है उसको अगर समझते हैं तो ये आपदा यानी कि प्रकृति में जो आपदा है इससे जुड़ा हुआ इसका अर्थ निकलता है। राजस्थान की इस जो पृष्ठभूमि है इसके हिसाब से देखते हैं तो आने वाले दिनों में इसके गुजरात वाले इलाके में टकराने के बाद में बारिश का दौर देखा जा सकेगा। इस दौरान आप कहीं से भी आवाजाही कर रहे हैं तो सावधानी जरूर बरतें, ऐसा सर का कहना है। और मौसम आज तक में इसी तरह से सर से मुलाकात होती रहेगी।
राष्ट्र न्यूज़ का प्रयास यही रहा है कि जब भी मौसम में इस तरह का अपडेट आता है तो सर से ज़रूर हम जानने पहुंचते हैं और विभिन्न तरह के सेगमेंट के जरिए आप तक ये जो है बातचीत पहुंचती है। आने वाले दिनों में हमें किस तरह से सबक लेना होगा, इसके लिए सर ने बताया है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा, तभी जाकर हम इस तरह के साइक्लोन से भी छुटकारा पा सकेंगे। सर ने हमें वक्त दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि इस आपदा के दौर में, विपदा के दौर में आप ही एक संकट मोचक का काम कहीं कर, एक सेतु का काम आप करते हैं। रमेश जी, आपको विशेष रूप से धन्यवाद कि आप समय समय पर वो सारी समस्याओं के ऊपर अपने चैनल के द्वारा लोगों को जागरूक, आप हमारे गेस्ट हैं सर, तो इसका एक दायित्व बनता ही है। नहीं, निश्चित रूप से इसके लिए आपकी बधाई के पात्र, और मुझे लगता है कि आप इस प्रयास को जारी रखेंगे और आपका चैनल लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे। मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और समय समय पर मैं अपने रिएक्शन भी आपको देता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे विद्यार्थी इन सुझावों को, इनको चीज़ों को समाहित करके और फिर अपने चैनल को और अच्छा बना रहे हैं। तो देखिए, इसी तरह से सर से बात होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर स्टोरी कंटेंट आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।